फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आप सबको पता है कि हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट कर चुके हैं और उसके दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फ्रेडरिक स्टूडियो की जो इमेज थी जो उसने बनाई थी 1848 में, उस इमेज को हमने समझा कि उस इमेज में उसने जो यूटोपियन थॉट दिया था उसको हमने समझने की कोशिश की कि कैसे पीपल ऑफ यूरोप आर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो उस टॉपिक के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो जिसमें हमने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड हुआ टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। जिसमें हमने पढ़ा कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ पावर देखने को मिला। मोनार्की से पावर शिफ्ट हो गया टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स और नेशनल असेंबली। तो ये आइडिया जो था नेशन स्टेट्स का, नेशनलिज्म का, ये फ्रांस से कैसे स्प्रेड हो गए और फ्रांस में इस आइडिया को डेवलप करने के लिए, नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करने के लिए, फ्रांस में लोगों में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए, ये हम पिछले वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, यूनिफॉर्म लॉज बनने लगे। और जिसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वेट्स एंड मेजर्स जो यूनिफॉर्म लाए गए, इस ऑब्जेक्टिव से क्या हुआ, जो रेवोल्यूशनरीज थे यूरोप के, वो इन आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते थे टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, ताकि यूरोप के जो बाकी पार्ट्स है वो भी मोनार्की से आज़ाद हो जाए। तो अब हम आज के वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने पढ़ा था कि रेवोल्यूशनरीज जो यूरोप के थे वो इस आइडिया को, जो रेवोल्यूशनरीज जो फ्रांस के थे वो इस आइडिया को अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में स्प्रेड करना चाहती थी। तो जब ये इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस में, जब ये न्यूज़ ऑफ इवेंट्स फ्रांस की, जब व्हेन इट रीचड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, जब जो फ्रांस में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट्स लाए गए, जब वो न्यूज़ यूरोप के बाकी पार्ट्स में पहुंची, तो व्हाट वाज द रिएक्शन, लोगों ने क्या रिएक्शन दिया उसके लिए। तो आपको याद होगा कि फ्रांस में जैकबियन क्लब्स बनने लगे, यूरोप में जैकबियन क्लब्स बनने लगे। जैकबियन क्लब्स, अब आप बोलोगे सर ये क्या थे जैकबियन क्लब्स? अगर आपको याद होगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी ने बनाए थे। तो ये जो क्लब्स होते थे ये इट वेर डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास डोमिनेटेड करते थे। आपको ये भी याद होगा, क्लास 9th हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रॉबस्पेरी ने कैसे रेन ऑफ टेरर किया था फ्रांस में, कैसे उसने उन मिडिल क्लासेस को भी जो डेमोक्रेसी के लाइन्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे उनको भी क्रैश किया था, गिल्यूटिनाइज किया था, और लास्ट में इस रॉबस्पेरी को भी गिल्यूटिनाइज किया जाता है। तो जैकबियन क्लब्स बनाए गए और ये जैकबियन क्लब्स थर्ड एस्टेट उनको डोमिनेट करती थी। थर्ड एस्टेट में मैंने आपको बोला था, अगर आपने क्लास 9th हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये मिडिल क्लास इसको डोमिनेट करता था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, इस जैकबियन क्लब्स को। तो जब फ्रांस में ये चेंजेस आई, तो जहाँ जहाँ पर भी अब फ्रेंच आर्मी जाती थी, तो फ्रेंच आर्मी उसके बाद इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करना चाहती थी टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो जहाँ जहाँ भी फ्रेंच आर्मी गई, जैसे हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, तो इटली में गई 1790s में, सो दे कैरीड दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फॉरवर्ड। तो उन्होंने इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फॉरवर्ड कैरी किया। तो जहां जहां भी फ्रेंच आर्मी गई, दे वेर वेलकम्ड, एवरीवेयर दे वेर वेलकम्ड। हर जगह यूरोप में जहां भी फ्रेंच आर्मीज गई, क्योंकि सबसे पहले चेंजेस तो फ्रांस में ही आई, तो जहां जहां भी फ्रेंच आर्मीज गई, दे वेर वेलकम्ड एज द हार्बिंजर्स ऑफ पीस, उनको एज हार्बिंजर्स ऑफ पीस वेलकम किया गया। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस की सीरीज ऑफ इवेंट्स जब स्प्रेड हो गई तो अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, तो रेवोल्यूशनरी वार्स ब्रेक होने लगे। आपको याद होगा नेपोलियन के रेवोल्यूशनरी वार्स ब्रेक होते हैं। नेपोलियन जब आता है 1797 में, तो वो बहुत सारी मोनार्कीज को ख़त्म कर देता है, यूरोप के बहुत सारी पार्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, इंक्लूडिंग फ्रांस। तो जो फ्रेंच आर्मीज थी, तो उन्होंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड लेकर गए, जहाँ जहाँ भी पर भी वो जिसको रेड्स करने के लिए गए, तो उन्होंने नेशनलिज्म ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अब्रॉड पहुंचाया।
तो इसमें नेपोलियन का क्या रोल था? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में आपने क्लास 9th हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको याद होगा फ्रांस में, थोड़ी सी क्लास 9th हिस्ट्री में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रांस में जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जो पॉलिटिकल वो वहाँ पर डायरेक्टरी बनाई गई थी, तो उस डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम का फ़ायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो फ्रांस ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। तो नेपोलियन, ऑल्दो ये जो नेपोलियन था, ही वॉज नॉट ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का सपोर्टर नहीं था। ही वॉज नॉट ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। नेपोलियन वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन उसने कुछ ऐसी चेंजेस लाई जिसकी वजह से लोगों ने उसका वेलकम किया। जहां जहां पर भी वो जाता था, लोग उसको कहते थे, आजा भैया हमारे मोनार्क्स को खत्म करो और हम पर रूल करो। तो क्यों? क्योंकि लोग मोनार्की से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे अगर कोई नया इंसान आए तो वो कोई नई चेंजेस लाए, और नेपोलियन ने ऐसा किया भी। इसलिए पहले पहले लोगों ने उनके जो चेंजेस उसने लाई, पहले पहले लोगों ने उसकी उन चेंजेस का वेलकम किया। लेकिन बाद में दीज चेंजेस फेडेड अवे, और नेपोलियन को भी बाद में, अगर आप देखते हो 1815 में नेपोलियन को हराकर फिर से कंजर्वेटिव रिजीम्स, जो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव रिजीम्स एस्टेब्लिश होती है यूरोप में। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की, जो उसने पहले ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की थी फ्रांस में। तो वो रिफॉर्म्स क्या थी? नेपोलियन ने, नो डाउट नेपोलियन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, जो मैंने अभी भी कहा, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी लेकिन उसने एक एक्सेलेंट काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन ने काम किया, वो कौन सा काम किया नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वो क्या था? ऑल्दो नेपोलियन हिमसेल्फ वाज स्टॉन्च बिलीवर ऑफ मोनार्की। तो नेपोलियन ने एक कोड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सिविल कोड, और इसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड, जो उसने इंट्रोड्यूस किया था 1804 में। आपको मैं बताता चलूं, 1797 से 1804 तक और 1815 तक नेपोलियन का सिलसिला चलता है फ्रांस में और यूरोप में। तो उसके बाद कंजर्वेटिव रिजीम्स वापस आते हैं, जो नेपोलियन को हराकर फिर से यूरोप में मोनार्की को एस्टैब्लिश करते हैं। तो नेपोलियन ने कौन से चेंजेस लाए? डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले उसने क्या किया? जो फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए किया गया था, वही नेपोलियन ने किया। जो भी प्रिविलेजेस होते थे बेस्ड ऑन बर्थ, अपर टू क्लासेस को, क्लर्जी एंड नोबिलिटी को, उसने उन प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। डिड अवे, खत्म कर दिया उन प्रिविलेजेस को। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी फ्रांस में नहीं थी। उसने हर किसी को इक्वल ठहराया लॉ के सामने, हर किसी को इक्वल राइट्स दिए बिफोर द लॉ, और राइट टू प्रॉपर्टी वहां पर सिक्योर नहीं थी। आपको याद होगा, प्रॉपर्टी वहां पर सिर्फ दो एस्टेट्स के पास होती थी, एक तो क्लर्जी के पास होती थी, दूसरा नोबिलिटी के पास होती थी। और जो इनके एस्टेट्स पे काम करते थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी के जमीनों पे काम करते थे, उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी वो उनके हवाले कर दी। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, आप इस जमीन पे काम करो, ये जमीन आपकी। उसके बाद क्या किया? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूजन्स को सिंप्लीफाई किया, ताकि हर कोई इंसान एडमिनिस्ट्रेशन को समझे अच्छे से। इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूजन्स को सिंप्लीफाई किया, एक आसान सा बना दिया। एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म, जो अगर आपने क्लास 9th हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने वहां पर आपको समझाया है फ्यूडलिज्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म होता है, मान लो ये किंग है, दिस इज द किंग, तो इसके पास बहुत सारी जमीनें होती है, तो ये जमीनें खुद नहीं संभालता है। ये क्या करता है? ये इन जमीनों को अपने नोबल्स के अंडर देता है, डिफरेंट नोबल्स। वो नोबल्स क्या करते हैं? वो नोबल्स इस जमीन को डिफरेंट पीजेंट्स के अंदर दे देते हैं, और इसी सिस्टम का नाम पड़ा फ्यूडलिज्म। तो ये फ्यूडलिज्म सिस्टम नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया। नहीं भैया, ये सिस्टम नहीं चलेगा, जिसकी जमीन, जो जमीन पे काम करेगा, जमीन उसी की। तो उसने फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया एंड फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम क्या होता था? पीजेंट्स जो काम करते थे दूसरों की जमीनों पे, उनको सर्वडम्स कहा जाता था। तो उनको उस सर्वडम से आजाद किया, और मोनोरियल ड्यूज, और उनको बहुत सारी ड्यूज देने पड़ते थे, टैक्सेस देने पड़ते थे, और उससे भी आजाद किया। सो दीज वर द गुड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। तो इसके साथ उसने क्या किया? इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो टाउन्स में उसने क्या किया? मैं आपको बताता चलूं, फ्रांस में क्या होता था, यूरोप में क्या होता था? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। गिल्ड मींस एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो वहां पर जो ट्रेडर्स होते थे वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, क्योंकि गिल्ड
एसोसिएशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मोनार्क्स की तरफ से, तो उसने उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, ट्रेडर्स को कहा नाउ यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू यू, तो उसने उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। नेपोलियन ने उन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। और कौन सी चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की थी, जैसे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपलीफाई किया, पीजेंट्स को फ्री किया फ्रॉम द सर्वडम्स एंड मोनारियल ड्यूज, और उसके बाद उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन ने इम्प्रूव कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे ट्रेड फ्लोरिश हो गया, उससे जो ट्रेडर्स थे उनको न्यू बाउंड फ्रीडम मिली, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिससे रशिया में ट्रेड फ्लो होने लगा। और उससे क्या हुआ, पीजेंट्स आर्टिजन्स वर्कर्स एंजॉयड ए न्यू बाउंड फ्रीडम, तो पीजेंट्स और आर्टिजन्स को एक नई आज़ादी मिल गई। तो जब ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हो गया, ट्रेडर्स और वर्कर्स को अच्छी आज़ादी मिल गई, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होने से अब वो फ्रीली ट्रेड करने लगे। तो जब भी उनको कोई ऐसा लगता था कि उन पर कोई ज़बरदस्ती की जा रही है, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू उस पर आवाज़ भी उठा सकते थे। तो ये जो नेपोलियन कोड था, नो डाउट उसने बहुत सारी अच्छी चेंजेस लाई थी, नो डाउट ही इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी good changes in France. That is why he was welcomed in other parts of the Europe as well. तो आउटकम क्या था, what was the outcome of civil code, what was the outcome of Napoleon code of 1804? डेट याद रखना, क्योंकि CBSE पैटर्न में हर कोई क्वेश्चन हर किसी पॉइंट पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आउटकम क्या था नेपोलियन सिविल कोड का, तो अगर हम लोगों की रिएक्शन देखें इस नेपोलियन कोड की तरफ, इट वाज मिक्सड रिएक्शन, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं चल रहा था नेपोलियन आगे क्या करने वाला है। तो कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे थे, सम पीपल वेर नॉट। ये सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान कुछ काम करता है तो देयर आर द पीपल हु सपोर्ट हिम एंड देयर आर द पीपल हु क्रिटिसाइज हिम, तो क्रिटिक्स ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ सपोर्टर्स। तो लोगों का पहले इसका रिएक्शन मिक्सड था। तो जहां जहां पर भी फ्रेंच आर्मी गई उनको वेलकम किया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस फ्रांस में लाई है, अगर उसकी आर्मी यहाँ पर भी कब्जा कर ले तो हो सकता है वो चेंजेस वो यहाँ पर भी लाए। लोग नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को फेवर कर रहे थे, न कि नेपोलियन को, हालांकि वो भी सपोर्टर था किसका, मोनार्की का। तो जहां जहां पर भी नेपोलियन की आर्मी गई, जैसे मेंस में, मिलान में, वारसा में, तो वहां पर उनको वेलकम किया गया, they were welcomed as the harbingers of peace। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ने लाई है, these are good for nothing, ये किसी भी के लिए भी गुड नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान पहले क्या कोशिश कर, पहले हर कोई इंसान बेटर करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसका मकसद जब पूरा होता है तो वो अपना असली रंग दिखाता है। तो बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। तो ये जो पहले लोग नेपोलियन के जो चेंजेस थे उनको वेलकम कर रहे थे, एंथुसियास्टिक थे उसकी चेंजेस से, लेकिन ये धीरे धीरे उनका एंथुसियाज्म खत्म होने लगा, ये हॉस्टिलिटी में चेंज होने लगा। क्योंकि लोगों को अब पता चल गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नेपोलियन ने की थी कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ दे आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। क्योंकि नेपोलियन ने फिर कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से लोगों ने फिर उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्यों ये जो मिक्सड था लोगों का इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की तरफ, क्यों लोगों का मिक्सड रुझान था, व्हाट वर द रीजंस? तो उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्सेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि नेपोलियन को भी जो है कोर्ट्स चलानी थी, आर्मी चलानी थी, यूनिवर्सिटीज चलानी थी, उसके लिए उसने लोगों पर टैक्सेशन इंक्रीज करना स्टार्ट किया, सेंसरशिप स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ या नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता था। तो प्रेस की छानबीन होती थी, तो जो भी वो ऑब्जेक्शनेबल थिंग छापते थे तो उन पर कार्रवाई की जाती थी। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन नेपोलियन, क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप को क्या करना, कांकर करने निकला था, तो उसके लिए उसको आर्मीज की जरूरत पड़ी थी। तो अब वो लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करवाता था, फ्रेंच आर्मीज में, ताकि वो जाए और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो नेपोलियन की है डोमिनेंस को बरकरार रखे।
तो इससे क्या हुआ, ऑल दिस सीम्ड टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और इन चीजों की वजह से नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की थी उसकी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लोग भूल गए और लोगों ने नेपोलियन को का साथ देना खत्म कर दिया। आई होप एक बार फिर से टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी कैसे डेवलप की गई, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए जिससे लोगों में कलेक्ट फ्रेंच का एक अलग फ्लैग बनाया गया, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज किया गया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बाद जो जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, तो वहाँ पर रेवोल्यूशनरी वार स्टार्ट होने लगे, तो फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया हर जगह। तो उसके बाद नेपोलियन ने सीरीज़ ऑफ वार स्टार्ट किए। नेपोलियन ने जब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी जो आर्मी थी जहाँ जहाँ जाती थी वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अब्रॉड पहुँचाने की कोशिश करती थी। लेकिन नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, उसने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाई थी जिसकी वजह से लोगों ने उसका वेलकम किया। लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थी धीरे धीरे उनका जो असर है खत्म होने लगा, क्योंकि नेपोलियन ने कुछ ऐसे स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से नेपोलियन लोगों का नेपोलियन पर से भरोसा उठ गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।